प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं, ये थ्योरी मैक्स प्लैंक के द्वारा 1900 में दी गई थी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बतलाते हैं नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में। यहाँ पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे अगर किसी सोर्स से लाइट एनर्जी ट्रेवल करके दूसरे सोर्स तक जाता है, जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि सन से अगर लाइट एनर्जी ट्रेवल करके अर्थ पर आ रहा हो, तो ये जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ये कंटिन्यूअसली अर्थ तक आता है या ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आता है। तो जैसा हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि सन से जो लाइट एनर्जी अर्थ तक आ रहा होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार ये बतलाता है कि कोई भी एनर्जी हो, वो एमिट हो रहा हो या एब्जॉर्ब हो रहा हो, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। और पहला पॉइंट हमने यहाँ यही लिखा है इस थ्योरी के अनुसार कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली in the form of small packets of energy called quantum। और अगर वो लाइट एनर्जी के केस में हो तो क्वांटम को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो यहाँ जो सन वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, इसमें ये सन से अर्थ तक जो लाइट आ रहा है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, वो इस थ्योरी के अनुसार डिसकंटिन्यूअस में फॉर्म में होता है। ये कुछ स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, और ये एनर्जी पैकेट्स काफ़ी तेज़ गति से, हाई वेलोसिटी से अर्थ पर पहुंचते हैं, सन से लेकर अर्थ पर पहुंचते हैं। और इनकी तेज़ गति के कारण हम लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहे हैं, हमें महसूस होता है कि वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं। और ये जो छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, इनका नाम क्या होगा? तो लाइट एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है इसे हम फोटोन कहते हैं। दूसरे एनर्जी फॉर्म में, जैसे हीट एनर्जी हो या कोई दूसरा एनर्जी फॉर्म हो, तो वहाँ हम फोटोन के बजाय क्वांटम टर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए कि ये सारे क्वांटम्स में, सारे फोटोन्स में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और ये एनर्जी कितनी होती है तो वो सेकेंड पॉइंट बतलाता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी इसमें जो एनर्जी होगा, इस पैकेट में जो एनर्जी होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो लाइट वेव्स यानी रेडिएशंस आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा होंगे, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरा सोर्स भी लिया है, मान लीजिए एक ऐसा सोर्स है बी जिससे रेड कलर लाइट एमिट हो रहा हो, तो यहाँ पर भी फोटोन्स होंगे, रेड कलर लाइट्स के भी फोटोन्स होंगे, इनमें भी डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होंगे, लेकिन इन फोटोन्स में जो एनर्जी है वो, और ये ब्लू कलर का मान लीजिए अगर यहाँ लाइट हो, ये सन पहले कंसिडर किया गया था, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ब्लू कलर के लाइट का सोर्स हो तो यहाँ पर जो एनर्जी होंगे इन फोटोन्स में वो डिफरेंट होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। इन सारे फोटोन्स की एनर्जी आपस में बराबर, इन सारे फोटोन्स की एनर्जी आपस में बराबर, लेकिन ब्लू कलर लाइट का फोटोन और रेड कलर लाइट के फोटोन की एनर्जी आपस में बराबर नहीं होगी। वो एनर्जी डिपेंड करेगी इनका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो वो हमने यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया जाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं h, जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ ध्यान देंगे यूनिट है जूल सेकेंड। इस इक्वेशन को आगे हमने लिखा है E इक्वल टू एच न्यू की जगह पर c बाई लैम्डा, यानी E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये एक्सप्रेशन हमने इस जगह से लिया है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से इस इक्वेशन द्वारा, यानी c इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, और इसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू की जगह c बाई लैम्डा। तो हमारे पास किसी फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन हमारे पास है, E इक्वल टू एच न्यू और दूसरा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा।
तीसरा पॉइंट जो ये थ्योरी कहता है वो कहता है कि अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी एनर्जी एमिट कर रहा हो या दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा हो तो वो 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन या इस तरह लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स हो सकते हैं, लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू होंगे, उनके टर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। कभी भी 1.5 फोटोन, 1.25 फोटोन, इस तरह फ्रैक्शनल नंबर में फोटोन्स को ना ही इमिट किया जा सकता है और ना ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी ई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी n टाइम्स, और n के वैल्यूज क्या यहां हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी इंटीजर्स यहां। सो E इक्वल टू NH न्यू लिखा जा सकता है। और आइए अब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट एनर्जीज ऑफ फोटोन्स ऑफ 2 रेडिएशंस, one with wavelength 3000 एंगस्ट्रम एंड अनदर with 6000 एंगस्ट्रम। यहाँ पर 2 अलग अलग रेडिएशंस हैं। एक रेडिएशन का वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम है जबकि दूसरे का 6000 एंगस्ट्रम है, और इन दोनों रेडिएशंस के जो फोटोन्स होंगे उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाना है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने फॉर्मूला लिखा था एनर्जी के लिए E इक्वल टू एच न्यू, या इसे ही कहा जा सकता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है यानी लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वाला। अगर हम फर्स्ट रेडिएशन के लिए जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी को E1 मान लें तो E1 इक्वल होगा एच सी बाई लैम्डा 1 के। यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को अगर हम रखें, h हम जानते हैं ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसके वैल्यू को याद रखना है आपको, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये SI यूनिट में वैल्यू है। c दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये भी SI सिस्टम में है, डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। लैम्डा 1 मीन्स वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट रेडिएशन, सो दिस इज 3000 एंगस्ट्रम। इसका वैल्यू यहाँ जब हम लिखेंगे तो वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम लिखने के बजाय SI सिस्टम में इसको हम लिखेंगे और वो हो जाएगा 3000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यानी ये सभी जो लिखे हुए हैं ये SI सिस्टम में वैल्यूज लिखे हुए हैं। इसको सॉल्व करने से हम देखेंगे कि E1 का वैल्यू आता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ऐसे ही दूसरा जो रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है, उसके फोटोन की एनर्जी को E2 अगर मान लें तो दिस विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। यहाँ H और C कॉमन रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दोनों के लिए सेम, C का वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू दोनों में सेम, सिर्फ वेवलेंथ का वैल्यू डिफरेंट होगा। हमने H का वैल्यू फिर रखा, C का वैल्यू रखा, और जब लैम्डा 2 की बात आई तो यह है 6000 एंगस्ट्रम, यानी SI सिस्टम में हम इसे लिख सकते हैं 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और इसे सॉल्व करने पर हम देखते हैं यह 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई 2 जूल। मतलब जो दूसरा रेडिएशन है इसका वेवलेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में डबल है। ये 6000 है, पहले वाले का 3000 एंगस्ट्रम था। लेकिन जब एनर्जी की बात करते हैं तो वो पहले वाले फोटोन की एनर्जी से दूसरे वाले फोटोन की एनर्जी जो है वो बिल्कुल आधी है। मतलब वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी घट गया है। और फाइनली इसे सॉल्व करने पर हम देख रहे हैं एनर्जी 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा। तो इस तरह से हम इन इक्वेशन को यूज करके एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर सकते हैं। और आइए अब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में 4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी।
These paths are called orbits or energy levels or energy cells. स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो कितनी दूरी पर रिवॉल्व करते हैं, उनका जो पाथ होगा उसका रेडियस क्या होगा, इसके बारे में वहाँ कुछ भी नहीं बताया गया था। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड में, और ये जो सर्कुलर पाथ्स होंगे इनका रेडियस और एनर्जी फिक्स्ड होगा। मतलब ये सर्कुलर पाथ्स रैंडमली जहां तहां नहीं हो सकते हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं इनको ऑर्बिट्स कहा जाएगा, या एनर्जी लेवल्स कहा जाएगा, या एनर्जी सेल्स कहा जाएगा। हम इन्हें नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस से सबसे करीब जो पहला ऑर्बिट होता है इसे हम ऑर्बिट नंबर 1 कहते हैं, अगला ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। इन्हें अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसमें पहला जो न्यूक्लियस के करीब है, सबसे करीब ऑर्बिट है, उसे कैपिटल के से एंड देन एल, एम, एन एटसेट्रा से रिप्रेजेंट किया जाता था। दूसरा पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। यानी वो ऑर्बिट्स ही परमिटेड होंगे, पॉसिबल होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, तो वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड सो ऑन। मतलब लिख सकते हैं हम लोग कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h by 2 pi, दैट इज nh by 2 pi। यहाँ n का मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर हो सकते हैं जो ऑर्बिट नंबर के बराबर होते हैं। जैसे अगर n का वैल्यू 1 रखें, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, और तब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट h by 2 pi, सो दिस इज h by 2 pi के बराबर। अगर ऑर्बिट नंबर 2 हो तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h by pi के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक और एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए mvr लिखा गया है। mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr के बराबर कैसे होता है उसे मैंने यहाँ दिखलाया है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें अगर, तो ये एक पार्टिकल हम यहाँ इसको कंसीडर कर रहे हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में है। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह सर्कुलर मोशन में रहे तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा के बराबर। यहाँ I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बराबर होता है mr स्क्वायर के। m होगा जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास। r है ये जो रिवॉल्विंग पाथ है इसका रेडियस। सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। वैसे ही दूसरा टर्म जो ओमेगा है ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी। ये जो रिवॉल्विंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है इसका एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू v बाई आर। v यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, यानी इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ v, और v और r के रेशियो को हम लोग कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर अगर हम लोग देखें तो वो जो I ओमेगा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर इंटू वी बाई आर। ये एक r यहाँ से कैंसिल कर दें तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू mvr। सो हमने यहाँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को mvr से भी रिप्रेजेंट किया है, और ये बराबर होगा किसके, nh बाई 2 पाई के। बोर्स एटॉमिक मॉडल का थर्ड पॉइंट कहता है, as long as electron revolve in an orbit, it does not lose or gain energy। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना ही ये एनर्जी लूज करता है और ना ही ये एनर्जी गेन करता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर बाहर से एनर्जी इसे सप्लाई किया जाए
तब ये डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। ये फोर्थ पॉइंट कहता है। वही हमने लिखा है कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इट मे जंप टू सम हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी जब बाहर से सप्लाई किया जाए तो ये हायर एनर्जी लेवल में, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में ये जंप कर सकता है। ये हो सकता है 1 से 2 में जंप कर जाए, ये 3 में या 4 में या 5 में या किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट में ये जा सकता है। लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ये जंप करता है तो कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा वो अमाउंट फिक्स होता है, और वो होता है इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है तो इस प्रोसेस में वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये मैंने दिखलाया है इनवर्ड, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो दैट इज डेल्टा ई, और वो बराबर होगा फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो। यानी दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। लेकिन यहाँ जब ये पहुँचता है तो ये ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहता है, ये अनस्टेबल स्टेट होता है हायर एनर्जी वाला। ये तुरंत वहाँ से अपना जो ग्राउंड स्टेट है यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट जो है वहाँ रिटर्न आ जाता है, और रिटर्न आते समय इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी ये क्या करता है, एमिट कर देता है। यानी जब 4 से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा तो उस दौरान में ये डेल्टा ई एनर्जी एमिट कर देगा, और ये फिर किसके बराबर होगा, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी लेवल, इससे हम फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी को माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट है एनर्जी का उतनी एनर्जी ये क्या करेगा, एमिट कर देगा। इसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जब जंप बैक करता है, इट इमिट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी ये वापस इमिट कर देता है। तो बोर्स मॉडल में ये 4 पॉइंट थे। अब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर उसके हेल्प से मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऑर्बिट का जो रेडियस होगा इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी वैसे स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हीलियम यूनिपॉजिटिव आयन हो सकता है, लिथियम डाई पॉजिटिव आयन हो सकता है। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्सप्रेशन इन सभी स्पीसीज के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता हुआ दिखलाया है न्यूक्लियस के अराउंड में। यहाँ लिखा गया लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ और भी कुछ चीज़ें मान ली गई हैं, वो है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -e, +e चार्ज ऑन प्रोटॉन, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। r इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हम जिस एटम के बारे में ये बात करें या जिस स्पीसीज के बारे में, जैसे अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो z का वैल्यू होगा 1, अगर हम हीलियम आयन की बात करें तो z का वैल्यू 2, लिथियम आयन की बात करें तो z का वैल्यू 3, ऐसा हो सकता है। अब हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ के हिसाब से यहाँ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, और वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है वो हमने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन Fe इज इक्वल टू, Fe कितना है तो K इंटू ZE इंटू E डिवाइडेड बाई R²। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया तो वो हम यहाँ देखेंगे कि कुलम्स लॉ कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमने मान लिया है +Q1 एंड -Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा F, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²।
यहाँ ध्यान रहे कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाता है, उनके साइन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें इस केस में यहाँ, तो अट्रैक्टिव फोर्स Fe विल बी इक्वल टू K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें Q1 की जगह पर ये न्यूक्लियस होगा, इसमें जो चार्ज है वो, अगर यहाँ एक प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन पर चार्ज है +E, यानी चार्ज होता E। 2 प्रोटॉन होता तो 2 × E, 3 प्रोटॉन होता तो 3 × E। यहाँ प्रोटॉन होंगे कितने, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है यानी Z, तो यहाँ अगर Z प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस में चार्ज हो जाएगा Ze, और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है जो Q2 के इक्विवेलेंट है यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -E। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका यहाँ लेंगे तो दैट इज E। सो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू K × Ze × E डिवाइडेड बाय जो ऑर्बिट का रेडियस है, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। हम इसे फिर लिख सकते हैं Fe इक्वल टू kZe²/r²। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद हम एक दूसरे फोर्स के बारे में यहाँ सोचेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर आउटवर्ड एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन पर उस फोर्स के बारे में अगर सोचें तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू mv²/r। m is mass of electron, v is tangential velocity, and r is the radius of the orbit. So this is the centrifugal force. अब जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तब तक इसमें इनवर्ड फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fe, और आउटवर्ड फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक Fc यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ Fc का वैल्यू है mv²/r और Fe का वैल्यू है kZe²/r², उसको हमने यहाँ लिख दिया। इससे एक इक्वेशन हमें मिलता है जिसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। इस इक्वेशन को थोड़ा अगर और सॉल्व करें हम, v² इक्वल टू अगर कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू kZe²/mr। अब हम इस सिस्टम के लिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी को अगर यूज करें तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr ये किसके बराबर है, nh/2π के। ऐसा हमने पहले लिखा है। सो mvr इक्वल टू nh/2π। यहाँ से अगर v इक्वल टू हम लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू nh/2π, और ये mr इधर आ जाएंगे, v इक्वल टू nh/2π mr। अगर v का स्क्वायर कर दिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई 4π² m²r²। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन 2 माना था जो था v² इक्वल टू kZe²/mr। तो अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये kZe²/mr ये बराबर हो जाएगा n²h²/4π² m²r² के, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से इसको रीअरेंज करके अगर r का वैल्यू निकाला जाए तो दिस विल बी इक्वल टू n²h² डिवाइडेड बाई 4π² mkZe²। इस एक्सप्रेशन में जिसको हम इक्वेशन 4 माने हैं, आप देखें तो n इज द ऑर्बिट नंबर जो कि यहाँ से आ रहा है। बोर्स एटॉमिक थ्योरी में n हम लोग ऑर्बिट नंबर मानते हैं। ये वैरी करेगा क्योंकि जिस ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा n का वैल्यू वैसा रखा जाएगा। लेकिन h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k कूलम्ब्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, Z वैरी करेगा जो एटॉमिक नंबर है, ये डिपेंड करेगा हम किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल हैं n और z, बाकी बात सारे कांस्टेंट्स हैं। इन सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो r का वैल्यू आता है n² बाई z इंटू
0.53 एंगस्ट्रम। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये किसी ऑर्बिट के रेडियस का एक्सप्रेशन है और वो बराबर है n² z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम के। इस इक्वेशन को अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करें तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए जानते हैं z यानी एटॉमिक नंबर 1 होगा। उस केस में r1h यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो दिस इज n का वैल्यू 1, सो यहाँ 1 होगा, z का वैल्यू भी 1, ये टोटल 1 यानी 0.53 एंगस्ट्रम के बराबर। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम। ऐसे ही अगर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन देखें तो दिस विल बी इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, या हम इसे कह सकते हैं 4 इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये 0.53 एंगस्ट्रम ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से 4 टाइम्स होगा। इसी तरह हम थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर हीलियम आयन के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो z का वैल्यू यहाँ 2 होगा, हीलियम आयन के लिए एटॉमिक नंबर 2, और अगर हम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन देखें दिस विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू यहाँ 2 होगा हीलियम आयन होने की वजह से, एंड 0.53 एंगस्ट्रम लिखा, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सो हीलियम आयन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का हाफ होगा। इसी तरह हम लिथियम आयन के रेडियस को भी कंपेयर कर सकते हैं और उसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है इसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ देखेंगे। तो हमने लिखा है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट of monoelectronic species, again species having one electron, जैसे हाइड्रोजन एटम या हीलियम यूनिपॉजिटिव आयन या लिथियम डाइपॉजिटिव आयन। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, वो यहाँ डिराइव नहीं किया गया है। ये En यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू z² बाय n² जूल पर एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जूल में। इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जब एनर्जी के यूनिट को जूल से बदल करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया जाए तब जो एक्सप्रेशन है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ ये जो वैल्यू चेंज हुआ है इसको आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के। इस रिलेशनशिप से हम लोग जूल पर एटम वाले वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज कर लिए हैं। इन दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत होगी जब न्यूमेरिकल्स बना रहे होंगे इस टॉपिक से संबंधित। अब आगे अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो क्या वैल्यूज मिलेंगे वो देखिए। फॉर हाइड्रोजन एटम हम जानते हैं z इक्वल टू 1, z एटमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 होगा। अब यहाँ एक टेबल मैंने बनाया है हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें इस कॉलम में ऑर्बिट नंबर दिखलाया गया है। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड इस तरह सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकता है। दूसरे कॉलम में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखलाई गई है। और जो थर्ड कॉलम है इसमें है एनर्जी डिफरेंस किनके बीच में, तो बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्बिट्स, और ये भी एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू -13.6, z का वैल्यू 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए n का वैल्यू भी 1 होगा। सो वैल्यू हमारा रह जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी हाइड्रोजन एटम के केस में। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा,
सो एनर्जी हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये सॉल्व करने से आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में ऐसे ही एनर्जी